जैसे जैसे फोन की घंटी बज रही थी, शिखर की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। अपने चाचा की जलती चिता के सामने शमशान में खड़ा शिखर बेसब्री से दूसरी ओर से किसी के फोन उठाने का इंतजार कर रहा था। पूरी घंटी बज के बंद हो जाती है, मगर दूसरी ओर से किसी ने फोन नहीं उठाया। मगर शिखर भी बिना हार माने वापस फोन करता है उसी नंबर पर। इस बार दूसरी ओर से एक आवाज आती है, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी बंद है। शिखर समझ जाता है कि उसे फोन पे कोई जवाब नहीं मिलने वाला। जवाब पाने के लिए दूसरा कोई तरीका अपनाना होगा और तुरंत उसी नंबर पर एक संदेश भेजता है, कौन हो तुम? अपने चाचा के चिता के आस पास चलते हुए शिखर जवाब का इंतजार कर रहा था। तभी उसके फोन में संदेश की घंटी बजती है, जिसे सुन शिखर के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है और वो जैसे ही संदेश पढ़ता है उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। संदेश में लिखा था, आपका शुभचिंतक। ये पढ़कर शिखर के मन में सवाल उठा, कौन है जो बार बार अपने आप को मेरा शुभचिंतक बता रहा है और क्यों? आखिर एक अनाथ का कोई शुभचिंतक क्यों बनना चाहेगा? शिखर ने एक एक करके कई सवाल किए, मगर दूसरी ओर से उन सभी सवालों का कोई उत्तर नहीं आया और शिखर भी हार मानकर अपने चाचा के दाह संस्कार के बाकी कामों में लग जाता है। चाहो तो कुछ और दिन यहां ठहर सकते हो, रवि ने शिखर को बोला। मगर शिखर ने बड़े प्यार से रवि का धन्यवाद अदा करते हुए यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। रवि के घर शिखर भारी दिल से अपने चाचा की आखिरी निशानियां बटोर रहा था। बस इतने ही सामान बचे थे चाचा के इस दुनिया में, जो एक थैली में समा गए थे। एक टूटी हुई घड़ी, कुछ अस्पताल के रसीद और एक तौलिया जो हमेशा चाचा अपने गले में लटकाए रहते थे। इन्हें समेट और बड़े प्यार से रवि का धन्यवाद अदा करते हुए शिखर रवि के घर से निकलता है। तभी उसका रास्ता रोकते हुए एक 50 साल का आदमी सामने आ खड़ा होता है। ये शिखर के पुराने झोपड़पट्टी वाले मकान का मालिक था, जिसने जरूरत के वक्त चाचा को धक्के मार के घर से निकाल दिया था। शिखर ने उसे देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मकान मालिक शोक जताते हुए बोला, जो भी हुआ सुन के बुरा लगा, मगर अच्छा ही हुआ जो गुजर गए चाचा। भला और कितने दिन इस गरीबी में तड़पते रहते। शिखर मकान मालिक की ये बातें सुनते ही आंखें जकड़ते हुए उनकी ओर देखने लगा, मगर उम्र का लिहाज करते हुए उनकी बातें नजरअंदाज कर उन्हें किराए के पूरे पैसे चुकता कर आगे बढ़ जाता है। और इतने सारे पैसे साथ देखकर मकान मालिक के मन में भी लालच जागा और वो फिर बोल पड़ा, वैसे मैं दिल का बुरा नहीं हूं बेटा। उस दिन जब किराया लेने आया था, मुझे लगा हमेशा की तरह किराया देने के नाम पे नाटक कर रहे हैं चाचा, इसीलिए बाहर निकाल दिया। अगर सच में इतने बीमार हैं पता होता तो ना करता मैं उनके साथ ऐसा। पुरानी बातें भुलाकर अगर तुम चाहो तो तुम वापस उस घर में रह सकते हो। ऐसे किसी का दुख नहीं देखा जाता मुझसे। ये बात सुनकर शिखर का गुस्सा, जो इतने समय से दबाकर रखा था, सामने आता है और वो मकान मालिक को एक भारी आवाज में जवाब देते हुए बोलता है, जिस घर से धक्के मार के निकाले जाने के बाद मेरे चाचा एक कुर्सी पर खांसते खांसते मर गए, उन्हें लेटने में थोड़ी सी जमीन तक नसीब नहीं हुई, अब क्या फायदा उस घर में रहने का। शिखर की आंखों में आंसू आ गए जब वो मकान मालिक की आंखों में आंखें डालकर ये बात बोलता है, अब तो मैं यहां उस दिन वापस आऊंगा जब यहां से चारों दिशा में जहां तक आपकी नजर जा रही है वो पूरी जमीन मेरी होगी।
और इस जमीन पे चाचा के नाम का अस्पताल होगा। बस इतना सा बोल के शिखर यहां से निकल जाता है। मकान मालिक पीछे से कुछ बोलने की कोशिश तो करता है, मगर शिखर बिना एक बार पीछे मुड़े आगे बढ़ जाता है। रवि जो अब तक ये सब देख रहा था, उसे मकान मालिक बोलता है, देखना एक दिन इसका ये गुस्सा ही इसे ले डूबेगा। रवि हंसते हुए जवाब देता है, इस गुस्से की ही तो कमी थी इसमें। अब जो ये गुस्सा जाग गया है, देखना कितना आगे जाएगा ये। शिखर जब तक घर का इंतजाम ना हो जाए तब तक किसी होटल में रुकने का फैसला करता है और सबसे पहले होटल जो नजर आता है उसमें बिना कुछ सोचे प्रवेश कर जाता है। होटल का नाम ब्लू लिली था, शहर के सबसे प्रसिद्ध होटल्स में से एक। शिखर जैसे ही प्रवेश करता है कहीं से उसे आवाज सुनाई देती है, ये तो शिखर ही है ना। शिखर पलटकर देखता है तो उसके कॉलेज के दोस्तों का झुंड जिन्होंने कल उसका मजाक उड़ाया था वहीं खड़े थे। शिखर को देखकर अंकुश फिर से बोल पड़ता है, हमारे मुख्य अतिथि हमारे पीछे पीछे यहां भी आ गए। क्यों यार शिखर, यहां भी डिलीवरी करने आया है या वेटर की नौकरी पकड़ ली? पूरा झुंड अंकुश की इस बात पर शिखर की ओर देखते हुए हंसने लगता है। शिखर का गुस्सा फूटने ही वाला था कि तभी एक आवाज आती है, कल रात के लिए माफी मांगने की जगह उल्टा फिर वही काम किए जा रहे हो। शिखर और बाकी सब पलट के देखते हैं तो अनन्या उनकी ओर चली आ रही थी। अनन्या सीधा शिखर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अनन्या को अपने इतने करीब पाकर शिखर का भी गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। अनन्या शिखर से माफी मांगते हुए बोलती है, इन सभी की तरफ से तुमसे मैं माफी मांगती हूं। शिखर धीमी आवाज में बोला, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो कुछ नए दोस्त बनाने की, क्योंकि अपनी हरकतों की वजह से एक दिन ये खुद तो डूबेंगे ही, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। शिखर की इस बात पे अनन्या के सभी दोस्त चौंक जाते हैं। अंकुश अपने बगल में खड़े लड़के से बोलता है, आखिर इसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि अनन्या को हमसे दूर करने को बोल रहा है? अब तो इसे सबक सिखाना ही होगा। अनन्या ने अपनी मीठी सी आवाज में जवाब दिया, सही कहा तुमने, गलती तो हुई है इनसे और इस बात की इन्हें माफी भी मांगनी होगी। और माफी मांगने के लिए आज हम सब मिलकर तुम्हें लंच करवाएंगे। कॉलेज के दोस्तों के झुंड में से एक लड़का बोला, हम क्यों दे इसके खाने के पैसे? ना तो ये हमारा दोस्त है, ना ही इससे दोस्ती करने में हम में से किसी को कोई दिलचस्पी। अनन्या पलट के उसे जवाब देते हुए बोलती है, अगर तुम में से किसी को भी इस बात से कोई दिक्कत है तो आज से मेरा दोस्त नहीं, मुझसे दोस्ती करने में तो दिलचस्पी है ना। अनन्या की बात सुनकर अंकुश तुरंत बोल पड़ा, अरे ये तो मजाक कर रहा है। शिखर को तो आज हम साथ मिलकर ट्रीट दे रहे हैं। हाँ भाई शिखर, हम मना मत करना। अनन्या भी शिखर को बोली, प्लीज अगर हम सबको माफ कर दिया तुमने तो मान जाओ। शिखर का मन तो नहीं था, पर अब वो एक अनाथ है और ऐसे किसी को अपनापन दिखाते देखकर वो भी पिघल गया। साथ ही अनन्या ने जैसे ही उसकी आंखों में आंखें डालकर ये बात बोली, शिखर उसे मना नहीं कर पाया। सभी दोस्त साथ मिलकर होटल के एक रेस्टोरेंट में एक टेबल पर बैठे होते हैं, जहां वेटर सबके सामने खाना परोसना शुरू कर देता है। जैसे ही गर्मा गर्म खाने की खुशबू शिखर के पास पहुंचती है तो उसे याद आता है कि पिछले 2 दिनों से उसने खाने का एक निवाला तक अपने मुंह में नहीं लिया था। जिंदगी इतनी तेज रफ्तार से भागी जा रही थी कि खाना खाने का तो उसे ख्याल ही नहीं आया, ना ही इस बात पे उसका ध्यान गया और शिखर खाने पे टूट पड़ता है। शिखर को ऐसे खाते हुए देखकर अंकुश बोलता है, ऐसे जानवरों की तरह खा रहा है, मानो सभ्यता नाम की कोई चीज ही नहीं है इसके अंदर। शिखर अंकुश की ओर देखता है और उसे कुछ बोलने ही वाला होता है कि अनन्या अपना हाथ उसके हाथों पे रखते हुए उसे शांत कराती है। बस
अनन्या के हाथों के स्पर्श मात्र से ही शिखर का सारा गुस्सा मानो गायब हो जाता है। अनन्या भी अंकुश को कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी अनन्या का फोन बजने लगता है। वो फोन उठा के बोलती है, हाँ पापा। दूसरी ओर से कहे गए बात को सुन जवाब देती है, अच्छा मैं फौरन आती हूँ, मुझे बस 10 मिनट लगेंगे, और फोन रख देती है। शिखर से विदा लेते हुए बोलती है, माफ करना पापा को कुछ ना इमरजेंसी आ गई है, मुझे जाना होगा। तुम आराम से बिना किसी की बात पे ध्यान दिए खाओ, है ना? और जैसे मैंने बोला था शिखर को, आज हमारी तरफ से ट्रीट है। इतना बोल के वो वहां से निकल जाती है। शिखर का सारा ध्यान सामने रखे खाने पे होता है और अंकुश मौका देखकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है और इस ग्रुप के बाकी दोस्तों को संदेश भेजते हुए बोलता है, सभी अपना अपना खाना ऑर्डर कर लो, फिर सब साथ में चुपके से यहां से निकल जाएंगे। चलो मिलके मजे लेते हैं आज इस शिखर के बच्चे का। एक दोस्त ने पूछा, अगर अनन्या को इसके बारे में पता लगा तो उसे बुरा लगेगा। अंकुश उसे ग्रुप में ही जवाब देता है, अनन्या को मैं संभाल लूंगा, आखिर हमारे सामने ही अनन्या को हमसे दूर रहने का बोल रहा था। अब इसे भी तो पता चले हमसे पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। सभी दोस्तों ने ग्रुप में हामी भरी और प्लान के मुताबिक सभी एक एक कर खाना ऑर्डर करते हैं। फिर शिखर अंकुश को बोलता है, हम सभी जरा पास से कुछ तस्वीरें खींच के आ रहे हैं, तब तक तुम आराम से खाओ। और एक एक करके सब वहां से निकल जाते हैं। शिखर अपना खाना खत्म करके बाकियों के आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी शिखर के कपड़े और हुलिये को देखकर वहां का मैनेजर, जो कुछ समय से उसे घूरे जा रहा था, उसके सामने आकर उसे बिल देते हुए सुनाना शुरू कर देता है। पूरे 6000 का बिल बना है, कौन भरेगा ये पैसे? मेरे दोस्त जो साथ बैठे थे आते ही होंगे, पेमेंट वही करेंगे, शिखर ने जवाब दिया। मैनेजर अपनी आंखें सिकोड़ते हुए शिखर की ओर देखता है और बोलता है, उनको आना होता तो अब तक आ चुके होते। ये 5 स्टार होटल है, यहाँ खाना खा के पैसे नहीं देने पर बर्तन नहीं मांजने पड़ते, सीधा जेल जाना पड़ता है। अच्छे से पहचानता हूं मैं तुम जैसों को। शिखर मैनेजर की ये बातें सुनकर अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और आंखों में देखते हुए बोलता है, अपने बॉस को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। मैनेजर आवाज ऊंची करते हुए बोला, तुम जैसों से मिलने का समय नहीं है हमारे बॉस के पास। शिखर ने पलटकर जो जवाब दिया वो सुनकर मैनेजर के होश ही उड़ गए। शिखर बोला, मुझे ये होटल खरीदना है। इस बात पे मैनेजर की हंसी छूट जाती है और वो बोलता है, खाने के पैसे देने की औकात नहीं है और होटल खरीदने की बात कर रहा है। रुक, अभी गार्ड को बुलाता हूं। मैनेजर गार्ड को आवाज देता है। तभी शिखर उसे अपने फोन में अपना अकाउंट बैलेंस दिखाता है। अकाउंट बैलेंस देखकर मैनेजर की आंखें और मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो सोचता है कि क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? इस सड़क छाप के पास इतने पैसे? शिखर अपने चेहरे पे हल्की सी मुस्कान लिए खड़ा था और मैनेजर अपनी गलती का पछतावा करते हुए शिखर के आगे झुक जाता है। होटल के सबसे खूबसूरत स्वीट में शिखर मैनेजर के साथ होटल के मालिक के आने का इंतजार कर रहा था। मैनेजर अपना पसीना पोंछते हुए बोलता है, बॉस होटल के पास ही कहीं मीटिंग कर रहे हैं, वो बस आते ही होंगे। तभी उस स्वीट का दरवाजा खुलता है और एक अधेड़ उम्र का इंसान गंभीर सा चेहरा लिए शिखर के सामने आता है। शिखर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बॉस से कसकर हाथ मिलाता है। शिखर के अंदर का आत्मविश्वास देखकर बॉस भी अपने आप को उसके सामने छोटा महसूस कर रहा होता है और बोलता है, क्या मैं आपको शिखर सर बुला सकता हूं? शिखर एक मीठी सी आवाज में जवाब देता है, आप मुझसे बड़े हो, आप जो मर्जी बुला सकते हो मुझे। शिखर की ये बात सुनकर बॉस बोलते हैं, काफी होनहार लगते हो आप, इतने कम उम्र में ही करोड़पति बन गए। शिखर और बॉस दोनों आराम से बैठते हैं।
मैनेजर बॉस का परिचय देते हुए बोलता है, ये दिव्यांशु शाह हैं, इस होटल ब्लू लिली के मालिक। थोड़ी देर पहले दिव्यांशु शाह ने जैसे ये बात सुनी थी कि उनका होटल कोई खरीदना चाहता है, वो खुश हो गए। दरअसल उनकी बाकी कंपनी नुकसान में जा रही थी बहुत समय से, सारे फंड्स खत्म होने वाले थे। मगर ऐसा ही चलता रहता तो थोड़े समय में वो कंगाल घोषित होने वाले थे। ऐसे में जब उन्हें पता चला कि कोई उनका होटल खरीदना चाहता है, वो बेहद खुश हुए और तुरंत शिखर से मिलने आ गए। उस कमरे में अकाउंटेंट को बुलाया जाता है और होटल की रकम 8 करोड़ रुपए तय होती है। शिखर बिना मोल भाव किए सीधा कागजात बनवाने को बोलता है। जिस लड़के को इतने दिनों तक ढंग का खाना नसीब नहीं होता था, उसने आज पलक झपकते ही शहर के जाने पहचाने होटल को खरीद लिया। डील होते ही दिव्यांशु शाह शिखर को बोलता है, कागजात बनने में थोड़ा समय लगे, मगर आज से यही समझिए कि ये होटल आपका हुआ। दोनों एक दूसरे को मुबारकबाद देकर एक दूसरे से विदा लेते हैं। शिखर को मैनेजर वापस हॉल में ले जाते हुए सर झुका के बोलता है, माफ करना सर, मैंने अनजाने में जो भी कहा आपसे, बस मुझे काम से मत निकालेगा। शिखर एक दर्द भरी मुस्कान चेहरे पे लाते हुए बोला, फिक्र मत करो, मैं किसी को काम से नहीं निकालने वाला, क्योंकि मुझे पता है काम से निकाले जाने का दर्द क्या होता है। मैनेजर एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोलता है, मैं अपना परिचय भी आपको दे दूं? मेरा नाम जोसेफ है, आप मेरे साथ चलिए सर, मैं आपको सभी स्टाफ से मिलवाता हूं। हम सब ने मिलके आपके स्वागत का इंतजाम किया है। मगर शिखर पलटकर बोला, आज नहीं, फिर कभी, अभी मुझे कहीं जाना है। जोसेफ हंसते हुए बोला, कहीं किसी और होटल को खरीदने का मन तो नहीं बना रहे हैं? शिखर एक सरल चेहरे के साथ बोला, नहीं, वो दरअसल मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूं। शिखर की यह बात सुनकर जोसेफ भी हैरान हो गया। उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। तभी शिखर की फोन की घंटी बजती है और एक संदेश आता है। फोन पर भेजने वाले का नाम था, आपका शुभ चिंतक। और संदेश में जो लिखा था वो पढ़कर शिखर अपनी जगह पे ही जम जाता है। आखिर क्या लिखा था उस संदेश में जिसे पढ़कर शिखर के होश उड़ गए? आखिर कौन है ये शुभ चिंतक और क्या मकसद है उसका शिखर को इतने पैसे देने के पीछे? होटल तो खरीद लिया, मगर क्या शिखर होटल की सारी जिम्मेदारी उठा पाएगा? आगे जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर डिलीवरी बॉय।